इस कहानी को समझने के लिए इसके पहले के सभी भागों को जरूर सुने। पीहू आरव से गुस्सा हो वहाँ से उठकर चली जाती है। आरव उसे मनाने उसके पीछे चल पड़ता है। आरव, पीहू पीहू रुको तो यार, मैं बस मजाक कर रहा था यार, सुनो तो। पीहू, नहीं नहीं, मैं तो नकचढ़ी हूँ ना, जाओ फिर, क्यों बात कर रहे हो? आरव पीहू को अपनी बाहों में लेते हुए, यार पहले ही इतना इंतजार करवा चुकी हो, अब बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हो, और मुझे क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो तुमसे बात ना करूं? पीहू अपना मुंह बनाते हुए, अरे नहीं नहीं, पागल कुत्ते को और ज़्यादा पागल होना है जो तुम्हें काटेगा, कहते हुए अपने आप को छुड़ा यहाँ वहाँ भागने लगती है। आरव उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है और कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना। पीहू भी अपने मस्त मौला अंदाज में कहती है, पहले पकड़ के तो दिखाओ। आरव उसके पीछे जाते हुए, और यदि पकड़ लिया तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम बोलो, पीहू मस्ती भरे मन से कहती है, सोच लो, महंगा पड़ेगा, और मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूँगा। महंगा सस्ता क्या मिस्टर राठौर, सौदा नहीं, प्यार किया है हमने। जब प्यार किया तो डरना क्या? ओ, जब प्यार किया तो डरना क्या? अच्छा बच्चू, हाथ आओ तब बताता हूँ। हाथ आऊँगी तब बताओगे ना? अच्छा। इतने में आरव ने पीहू को अपनी बाहों में ले लिया और बोला, अब क्या ख्याल है? मतलब मेरा इनाम? कैसा इनाम? जो वादा किया था तुमने। मैंने कोई वादा नहीं किया था, ठीक है ना? अच्छा, गलत है ये समझी? नहीं, बिल्कुल नहीं समझी, पर तुम्हारे समझाने पर समझ जाऊंगी, पीहू शर्माते हुए कहती है। आरव उसे अपने और करीब कर लेता है और कहता है, अब कुछ समझ आया या? पीहू भी मस्ती में रह बोल लेती है, नहीं अभी भी नहीं आया। आरव और अब उसे और भी करीब कर लेता है और अब उनके बीच बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, और आरव उसे किस करने के लिए अपने ओठों को पीहू के करीब लाता है और पीहू की धड़कनें बढ़ जाती है, साथ ही साथ आरव का दिल भी उतनी ही रफ्तार से धड़कता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं और आरव अपने आप को पीहू पर झुक उसे किस करने ही वाला होता है कि पीहू खुद को संभाल उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए मिस्टर राठौर। आरव बेचारा मुंह बनाते हुए, वही तो नहीं हो रहा अब। पीहू, इंतज़ार का फल प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार होता है। आरव, अच्छा जी। पीहू, हाँ जी। दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में बातें कर रहे होते हैं। इतने में खुशी उन्हें बुलाने आ जाती है और उन्हें इस तरह देख कहती है, कुछ तो शर्म करो, शादी होने वाली है, बड़े बुजुर्ग हैं आसपास। दोनों झट से एक दूसरे से अलग होते और आरव कहता है, तुम जैसे कबाब में हड्डी हो तो दूसरे की क्या ज़रूरत? खुशी चाहते हुए, मैं कबाब में हड्डी हूँ? रुको जरा, नीचे जा, सबसे कहती हूँ तुम्हें अभी शादी नहीं करना। आरव उसे मनाते हुए कुछ कहता कि गुस्से से खुशी मुंह फेर नीचे चली जाती है। पीहू पीछे जाती है तो आरव रोक रहा होता है तो खुशी वापस आती है और उसे साथ में ले जाती है। आरव भी मुस्कुरा कर नीचे आ जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में आरव और पीहू फ़ोन पर बात करते हैं। पीहू बार बार उसे कुछ कहती पर आरव को समझ नहीं आता और बात करने के बाद दोनों सो जाते हैं। कुछ समय बाद खुशी और करण आरव को लाइन पर ले कुछ ऐसा कहते हैं कि वो चौंक जाता है और कहता है, मुझे क्यों पता नहीं था, उसने मुझे बताया भी नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। करण को फ़ोन करने के बाद आरव पीहू के घर जाता है तो वो देखता है कि घर पर पीहू अकेले होती है और थोड़ी डरी हुई थी। जैसे ही आरव उसके कंधे पर हाथ रखा वो डरते हुए पलटती है तो आरव को देख चिल्लाने वाली होती है कि आरव उसे खींचकर गले से लगा लेता है। पीहू उसके गले से लगे हुए थोड़ा अच्छा महसूस करती है और फिर दोनों आराम से बैठ जाते हैं। आरव आराम से बैठते हुए पीहू से बात करता है और उसे
प्यार से पूछता है कि घर पर कोई नहीं था तो उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर फिर कहती है, मैंने बात बात में तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, पर तुम बोलते इतना हो कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इस पर आरव हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, अच्छा मैं बहुत बोलता हूँ या तुम बोलने ही नहीं देती हो। तो पीहू आरव से कहती है, लगता है मेरा असर तुम पर हो गया है, तभी तो आजकल मैं कम बोलने लगी हूँ और तुम हद से ज़्यादा बोलने लगे हो। इसी तरह दोनों हंसी ठिठोली करते हुए बातें करने में मशगूल हो रहे थे। तब आरव थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, क्या हुआ अचानक से अंकल आंटी को मुंबई क्यों जाना पड़ा। तब पीहू कहती हैं, कुछ नहीं, वहाँ पर चाचा चाची के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वहाँ जाना पड़ा। अचानक ही उनका फ़ोन आया कि चाचा की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात निकलना पड़ा और सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ बहुत काम होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, पर आपको तो प्यार भरी बातें करने से फुर्सत मिले तब तो वह मेरी बात सुने। तो आरव कहता है, अच्छा जी, अब मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ प्यार भरी बातें भी नहीं कर सकता। नहीं करूं तो कहोगी खड़ूस है, अकड़ू है, अनरोमांटिक है, और जब कर रहा हूं तो मैडम को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो पीहू कहती है, वाह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं कुछ कहने की कोशिश करूं तो सुनना तो चाहिए ना। फिर से गुस्सा होता है और कहता है, वह तो अगर करण फ़ोन नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तब पीहू कहती है कि हाँ, क्या मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हें कैसे पता चला। मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। तो अच्छा, अब समझ आया, खुशी की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने उसे कहा था कि वह आ जाए अगर फ्री है तो, नहीं आना था तो बताती, तुम्हें परेशान कर दिया। तब आरव कहता है, खबरदार खुशी को कुछ भी कहा, वाह एक वही तो है जो मुझे तुमसे जुड़ी हर बात बता देती है। तुम्हें तो मैं अपना लगता ही कहाँ हूँ जो तुम मुझे कुछ बताओगे। इस पर पीहू कहती है, वाह वाह, सही है, बड़ा प्यार आ रहा है और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। इस पर आरव उसे खींचकर एक बार गले लगा लेता है, प्यार देता है। कहती है, तुम्हें पता है डर गई थी मैं, बार बार पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जिस पर नज़र रख रहा है, पर आज से पहले कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ, ज़्यादा मैं कभी घर पर अकेली नहीं, पापा ने कभी नहीं छोड़ा उस हादसे के बाद, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन अब तुम हो, अब किस बात का। प्यार से फिर एक बार कर देता है, अब सो जाइए, रात ज़्यादा हो गई है, सुबह जल्दी भी जाना है ना। कब आ रहे हैं बता दो, दिन बाद आने वाले हैं। तब आरव कहता है, अच्छा 2 दिन बाद, मतलब मौका अच्छा है मेरे पास। इस पर पीहू थोड़ा असहज होकर कहती है, मौका कैसा मौका। तो आरव कहता रहता है, वही जो तुम समझ रही हो। पीहू उसे अपने से दूर धक्का दे देती है और उठकर खिड़की के पास चली जाती है। तब आरव उसे पीछे से अपनी बाहों में भरता है और उसके कंधे पर अपना सर टेक लेता है और कहता है, बस इतना ही जानती हो मुझे। अब पीहू कहती है, बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ सिर्फ मेरा ध्यान हटाने के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ोगे। रिश्ता कोई भी हो, जब तक उन्हें मर्यादा नहीं होती तब तक वो रिश्ते मुकम्मल नहीं होते। मैं जानती हूँ तुम मेरी पूरी रिस्पेक्ट करते हो। इससे पहले ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया या मुझे अच्छे लड़के नहीं मिले पर तुम सा नहीं मिला। उन लोगों ने सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर मुझे पसंद किया, लेकिन तुमने मुझे जैसी हो वैसे पसंद किया और कभी मेरी तरफ वैसे नहीं देखा जैसे बाकी लोग देखते रहते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए इज्जत और प्यार देखा है। किस्मत वालों को मिलता है। सच में बहुत खुश हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में आए। अब मुझे ज़िंदगी से मिले गमों की कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे जैसा हम सफ़र हो तो ज़िंदगी कितनी भी गम क्यों ना हो, मिल सकती हूँ। बस हाँ, एक शर्त कहो या मेरा स्वार्थी हो जाना। तब आरव उसे कहता है, क्या शर्त है।
बहुत ही प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहती है, पूरी दुनिया बेवफा हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कभी धोखा मत देना। बहुत मुश्किल से तुम पर विश्वास किया है, मैंने किया नहीं है बल्कि होता चला गया है। बस इस विश्वास को बनाए रखना। पता है, और हमारे रिश्ते में प्यार थोड़ा कम होगा ना तो चलेगा, पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे के लिए हमारे दिल में जो इज्जत है वह भी कभी कम नहीं होनी चाहिए। बस फिर मैं इस जहाँ की सारी दुख तकलीफ हो से अकेली लड़ सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस पर आरव उसे प्यार से गले लगा लेता है और कहता है, बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा कि हम दोनों एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करते रहें। हाँ, लेकिन जहाँ तुम्हें लगे मैं गलत हूँ तब मुझे तुमको देना, क्योंकि हो तो मैं भी एक इंसान, गलती मुझसे भी हो सकती है। जानकर कभी कोई गलती नहीं करूँगा, पर कभी अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दूँ। तुम मुझे फैसला देने से पहले समझना खुशी खुशी हाँ कर देती है। इस तरह दोनों आगोश में चले जाते हैं और पीहू बेड पर सो जाती है और आरव सोफे पर सो जाता है। अगले दिन सुबह और अब जब जाता है तो उसकी निगाह सबसे पहले बेड पर सो ही रही पीहू पर जाती है, पर वह पीहू को ना देखकर थोड़ा घबरा जाता है और इधर उधर पीहू को चेक करने लगता है। और वह चेक करते करते नीचे आ जाता है, तब भी उसे किचन में नाश्ता बनाते हुए दिखती है, जिसे देखकर वह चैन की सांस लेता है और फिर एक बार और पीछे से आते हुए पीहू को बाहों में भर लेता है। तब उससे कहती, क्या कर रहे हो और अब छोड़ो। तब आरव कहता है कि प्लीज़ अब वही घिसा पिटा डायलॉग मत देने लगना कि कोई देख लेगा। तो वो कहती है कि अच्छा, मजाक कर लेते हो ना तुम, मैं जानती हूँ यहाँ कोई नहीं तो मैं क्यों कहूँगी कि कोई देख लेगा, लेकिन सिर्फ या कोई देख नहीं सकता इसका मतलब यह नहीं कि हम इस पर आ रहे। उसी बीच में रोकते हुए कहता है, हाँ हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि हम वक्त का क्या फ़ायदा उठाएं, थोड़ा सा रोमांस कर लें। पता नहीं किससे पाला पड़ गया है मेरा, 1970 में की है यह लड़की। इस पर पीहू उससे कहती है, बस बस हो गया तुम्हारा, आज का बहुत है, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। और आरव मुँह लटका आते हुए उसे देखते हुए रूम में चला जाता है। तब तक पीहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है और दोनों बैठकर अच्छे से नाश्ता करने लगते हैं। दोनों नाश्ता कर रहे होते तो पीहू किसी गहरी सोच में डूबी होती है। तो आरव कहता है कि कहाँ खो गई। पीहू कहती है, कहीं नहीं, बस मम्मा की याद आ रही थी, इतना टेंशन भी हो रहा है कि वहाँ सब ठीक तो होगा ना। तब आरव कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। दोनों ही अब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं तो ऑफिस का गेट बंद मिलता है। आरव गेट खुलता है और उसे कहता है, या क्या आज कुछ यहाँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आता। दोनों यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट जल उठती है, फूलों की बारिश होने लगती है और सब लोगों ने शादी फिक्स होने की बधाई देने लगते हैं कि छोटा सा सेलिब्रेशन होता है जिसमें करण और खुशी भी होते हैं। सब अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। इतने में मिस्टर राठौर आरव के केबिन में आते हैं और कहते हैं, यह क्या बात है, और अब 15-20 दिन बाद तुम्हारी शादी और तुम दोनों को ही कि काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। चलो आज से ऑफिस का सारा काम तुम्हारे मैनेजर कलीग संभाल लेंगे और मुझे अब तुम दोनों से कोई बहाना नहीं चाहिए। पीहू कहाँ है, उसे भी बोला तो आरव भी रूम में बुला लेता है। यह क्या बात हुई, जो आपने अभी अभी मुझे कहा है वही पीहू सोच में पड़ जाती है। ऐसा क्या है जिससे मिस्टर राठौर से कहता है, माँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो मिस्टर राठौर कहती हैं, तुम्हें कब से मुझसे पूछने की ज़रूरत पड़ने लगी, बात करने से पहले हाँ कहती हो। उसका कान मरोड़ देती है, जिसे देखकर पीहू को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आरव पीहू के मम्मी पापा के बात घर पर ना होने की वजह बताता है और कहता है कि पीहू घर पर अकेली रही है। तब राठौर को अपने साथ ही राठौर मेंशन रहने की इजाज़त दे देती है।
तब पीहू को थोड़ा अजीब लगता है तो वह मना करती है, लेकिन उसे थोड़ी सी आज का दिन यूं ही निकल जाता है। शाम को दोनों ही साथ में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ खुशी भी आ जाती है। सब लोग होने के बाद में बैठ जाते हैं, आराम से चाय पकौड़े का लुत्फ़ उठाते हुए। सब लोग ही शादी की बातें कर रहे होते हैं। सारी तैयारियां होने की लगभग लगभग बातें चल रही होती हैं। कोई अपना होता है, कोई अपना, तो कोई बात होती रहती है और फिर से अपने लिए टाइम निकाल कर सब खो जाते हैं। आरव पीहू को खींचते हुए टेरेस की ओर ले जाता है। इस पर पीहू से कहती है, क्या कर रहे हो? या बहुत लोगों, अब तो कोई ना कोई पक्का देख लेगा। तो आरव कहता है, डोंट वरी, हम टेरेस पर हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा जी कहते हुए वो भी अपनी बाहों के हार को आरव के गले में डाल देती है। तुम अभी एक बार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खो जाते हैं। दोनों अपने आने वाले जीवन की बातें कर रहे थे कि इतने में तो आरव कुछ बोलने ही वाला होता है कि पीहू उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तो आरव उसके हाथ को चूम लेता है तो पीहू शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। तो आरव उसे अपने और करीब खींच लेता है। इससे दोनों की दिलों की धड़कनें एक रफ्तार से बढ़ने लगती है। आरव और पीहू के चेहरों के बीच बस कुछ ही दूरी होती है, जिसे आरव आगे बढ़ खत्म कर देता है और दोनों के ओंठ आपस में मिल जाते हैं। इतने में खुशी दोनों को ढूंढते ऊपर की ओर जाती है। इस समय दोनों एक दूसरे के गले मिले होते हैं और इतने में खुशी आ जाती है और खांसी का नाटक करती है। तो दोनों झटके के साथ अलग होते हैं। थोड़ी देर में करण भी आ धमकता है। तो आरव कहता है, यार करण, एक बात बता। करण कहता है, पूछ। तो आरव कहता है, तुझसे तेरी वाली संभलती नहीं है क्या? उसके ऐसा बोलते खुशी समझ जाती है वो कुछ बोलती कि करण बोल पड़ता है, तुझे कैसे पता, कहकर आरव को गले लगा लेता है। तो आरव कहता है, तभी ये हर बार मेरे रोमांस में विलेन बनकर आ जाती है। करण कहता है, क्या कह रहा है? खुशी कहती है, तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? तो करण कहता है, कहाँ ज़्यादा बोल रहा है, सच तो कह रहा है। मुझे तो तुम रोमांस करने नहीं देती, उन दोनों को तो करने दिया करो, कबाब में हड्डी बन जाती हो। इस बात पर पीहू कहती है, ये क्या बात हुई खुशी? करण तो डायरेक्टर इनडायरेक्ट तुझे अनरोमांटिक कह रहा है। तो खुशी करण को घूरकर देखने लगती है और उससे कहती है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? करण बेचारा मरता क्या ना करता चुपचाप सुन रहा होता है। तभी मौका देख आरव और पीहू धीरे से वहाँ निकल जाते हैं। इस पर करण कहता है, साले आरव मुझे फंसा कर भाग गया। जो कि खुशी सुन लेती है और कहती है, क्या कह रहे थे तुम कि मैं रोमांस नहीं करती, तुम्हारे साथ हैं, बहुत बुरे हो तुम तो। करण कुछ कहता है, इससे पहले खुशी अपने ओठ करण के ओठ पर रख देती है, जिसे करण यकीन नहीं कर पाता कि अचानक से ऐसा होगा। और जैसे दोनों अलग हुए तो खुशी भागने वाली होती है कि करण उसे पकड़ लेता है और खुशी कुछ कहती इससे पहले वो उसके माथे पर किस कर देता है। तो खुशी शर्माते हुए नीचे चली जाती है। अब एक बार फिर सब नीचे होते हैं तो सेजल कभी पीहू को देखती, कभी खुशी को देखती। उसे ऐसा करता देख मिसेस राठौर कहती हैं कि सेजल क्या हुआ, तुम ऐसे दोनों को क्यों देख रही हो? तब सबका ध्यान सेजल पर जाता है तो सेजल बात बदल देती है और मिसेस राठौर उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। तो खुशी घर जाने की बात बोलती है तो पीहू और सेजल उसे ज़बरदस्ती रोकने लगती हैं और उसके घर फ़ोन कर बता देती हैं। अब तीनों ही सेजल के रूम में चली जाती हैं और करण और आरव अपने कमरे में तीनों खूब सारी बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह राठौर मेंशन की डोरबेल बजती है। उस समय पीहू वहाँ होती है तो वो दरवाज़ा खोलती है और सामने एक अंधेड़ उम्र की औरत खड़ी होती है। तो पीहू कुछ कहती उससे पहले ही वो औरत पीहू को साइड कर घर में घुस जाती है। पीहू पीछे से उन्हें रोकते टोकते हुए कहती है, और आंटी किधर चली जा रही हो? कौन हो आप? तब वो औरत उसे चुरा कर कहती है, ये सवाल मोहे तो उसे करना चाहिए, मोड़ी जा घर में का कर रही है तू?
उन दोनों की आवाज़ सुन सब नीचे आते हैं और उन्हें देख सब डरते हुए नीचे आते हैं। राठौर मेंशन में एक अंधेड़ उम्र की औरत चली आती है। इसे पीहू पीछे से रोकते हुए पूछती है कि वह कौन है, तो वह औरत उल्टा पीहू को ही सुनाने लगती है। और उन दोनों की बहस सुनकर राठौर मेंशन के सभी लोग बाहर आने लगते हैं और सभी लोग उस औरत को देखकर थोड़ा डरते हुए नीचे आते हैं। तो मिसेस राठौर कहती हैं, अरे अरे बुआ जी आप। और मिस्टर राठौर और मिसेस राठौर दोनों मिलकर उनके पैर छूते हैं। इतने में आरव भी आ जाता है। वह भी उनके पैर छूते हुए कहता है, अरे बुआ दादी आप कब आए? आपने बताया होता तो मैं आपको लेने स्टेशन आ गया होता। इस पर बुआ दादी थोड़ा चिढ़कर कहती है, हाँ हाँ बताया होता तो तुम लोग तो मुझे आने ही कहाँ देते, क्या करूँ, पर मुझे तो अपनी बन्नी और बन्ना की शादी देखनी थी, सो मैं आ गई। और कहता है, अरे दादी ऐसी क्या बात कह रही हैं आप बता दी तो मैं क्या आपको लेने नहीं आता? नहीं रे लल्ला, मैं तो बस यूं ही तेरी चुटकी ले रही हूँ। मुझे पता है जा घर में सबसे ज़्यादा तू और सेजल ही तो हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मिसेस राठौर की ओर देख कर कहती है, और बाकी सबको तो मैं खटकती रहती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सबको मुंह बनाकर बोलती है। तो सेजल मुंह दबा उनकी हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे दादी बुआ प्रॉब्लम नहीं, वह प्रॉब्लम होता है। उनकी सारी बातें पीहू बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और फिर उसे जैसे आरव ने इशारा किया कि वह पैर छुए तो तूने अपना दुपट्टा सर पर लिया और दादी बुआ के पैर छूने लगती है। इस पर दादी बुआ थोड़ा सा रूठ कर कहती हैं कि तू मेरे पैर का काहे छू रही है? हाँ काम करने वाली मोरिया पीछा छूटेगा। तब इस पर आरव कहता है कि आपकी होने वाली पोता बहू है। बुआ दादी थोड़ा बिगड़ते हुए कहती है, घर में घुसने नहीं दे रही थी जो शादी से पहले जे जा घर में क्या कर रही है? इनके माँ बाप ने ना सिखायो ब्याह से पहले बेटी ससुराल ना जाते हैं। इस पर आरव उन्हें सारी बात बताता है। तो वह आरव और पीहू को प्यार से अपने पास बिठाते हैं और उनके सर पर हाथ फेरने लगती हैं और कहती हैं, मोरी मेरी बातों को बुरा मत मानी, थोड़ी मैं ऐसी ही हूँ, जो मन में हो तो वही बोलत हूँ। मुँह में शक्कर रख कर मन में जहर रखबो ना आते। अब सब लोग अपने अपने रूम में तैयार होने चले जाते हैं और पीहू भी फटाफट तैयार होकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। सब लोग एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं और सारा नाश्ता बुआ दादी की पसंद का बना हुआ था, जिसे देखकर बुआ दादी बहुत खुश होती हैं और वह पूछ रही हैं कि जाबार तो खाने को स्वाद बरो ही अलग लग रहा है, कौन है बनाओ है जो खाना? इस पर आरव और मिस्टर राठौर बड़े ही खुशी से पीहू को आगे कर देते हैं। तो वह कहती है, ती है तो है कैसे पसंद है तो कि जो खान मोहे पसंद है। इस पर पीहू आरव की और इशारा कर देती है। तो बुआ दादी हंसने लगती हैं और कहती हैं, आजकल के मोड़ा मोड़ी बिना जरा नहीं समझा था। खैर छोड़ो, चलो या बताओ सेजल बिटिया का तैयारी हो गई तुम्हारी शादी की? अब सही जुने सारी बातें बता देती है और धीरे धीरे करके दिन यूं ही निकलने लगते हैं। और आज सेजल की हल्दी का दिन होता है। चारों ओर घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों ओर गद्दे और गेंदे और मोगरे के फूल लगे हुए थे, मतलब पूरे घर का येलो और वाइट लग रहा था। पीहू सेजल को तैयार करके नीचे ले आती है। आज सेजल पीले रंग के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। साथ ही साथ उसने फ्लावर ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिससे उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो अपनी हीरोइन पीहू भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही सुंदर येलो कलर का फ्रॉक सूट पहना था और सिंपल मेकअप भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। सारी रस्मों के बीच सेजल को हल्दी चढ़ी और गाना बजाना हुआ। उधर रोहन के घर भी बहुत धूमधाम से हल्दी लग रहा है। क्या खूब ढोल ताशे की आवाज़ में हो रही थी। एक तरीके से कहा जाए
दोनों ही और खुशियाँ जोरों पर थी। हल्दी जब खत्म हुई तो पीहू के पीछे पीछे आरव अब दौड़ पड़ा। किसी को समझ ही नहीं आए वो क्या कर रहा है, तो पीहू भी धीरे धीरे इसकी तरफ चली गई। हल्दी आरव के गाल पर लगा दी जो पीहू के गाल पर लगी होती है। यह क्या हो रहा है? कुछ दिनों बाद शादी है, तुम्हें मस्करी सूझ रही है। अब तो बड़े हो जाओ। तो आरव कहता है, जब तक तुम साथ हो तुम्हारे साथ तो बस मैं नहीं रहूँगा। बाकी सबके लिए बड़ा हो गया हूँ ना, बहुत ही जिम्मेदार हूँ। वैसे ही बचपना छीन लिया। अब तो तुम तो बड़े होने की बात मत करो। इस पर कुछ नहीं कहती और धीरे से अपना गाल आगे कर और आपके गाल पर हल्दी लगा देती है। दोनों के चेहरे समय बहुत ही करीब होते हैं और एक बार फिर रोमांटिक होने लगता है। तब पीहू से हल्का सा धक्का देकर कहती है, यार तुम्हारी दाढ़ी बहुत चुभती है। तब आरव कहता है, मैडम कुछ दिनों बाद शादी है तो आदत डाल लो, तब क्या करोगी? इस पर पीहू अपने नज़रें नीची कर लेती है और आरव चुपके से उसकी एक पिक भी ले लेता है। इस समय दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और सेजल भी टेरेस की ओर आ जाती है और वह पीहू और आरव को देख नहीं पाती है। फ़ोन पर रोते हुए रोहन से कहती है, यार रोहन ऐसे कैसे हो सकता है, अब समझो इस बात को। और वह फ़ोन रख देती है। इस पर पीहू समझ नहीं पाती कि आखिर सेजल रो क्यों रही है और आरव को भी थोड़ी टेंशन हो जाती है। सब लोग नीचे आ जाते हैं। आज का फंक्शन ख़त्म होता है। अगले दिन सुबह आरव रोहन को फ़ोन करता है तो वह रोहन से कल रात की बात पूछता है। इस पर रोहन कहता है, कुछ बात नहीं है कि भैया बस सेजल को यह कह रहा था कि शादी के अगले दिन ही हमें लंदन के लिए निकलना है। मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई है और सेजल आप सबको छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती है, इसलिए वह मना कर रही है। यह सुनकर आरव भी हंसने लगता है और कहता है, मेरी बहन बहुत पागल है। शुक्र है उसे तुम जैसा समझदार पति मिला है। उम्मीद करता हूँ कि तुम उसकी बचकानी हरकत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझोगे। तब रोहन कहता है, बिल्कुल भैया, जब हम सफ़र एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं मना लूँगा और अगर हुआ तो मैं बाद में ले जाऊँगा। तो आरव कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। और अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। शाम को मेहंदी का फंक्शन है तो घर में खूब सारी तैयारियां हो रखी थी। शाम तक सारी तैयारियां पूरी होने के बाद रोहन के नाम की इधर सेजल अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हुई परेशान हो रही थी। इस पर पीहू से बहुत ही प्यार से समझाती है। वह कहती है, पता है सेजल, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में बस जाना। इस पर सेजल के आंसू छलकने लगते हैं। वह पीहू से बहुत ही प्यार से गले लगा लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ उसे जब इस समय तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। अगले दिन मेहंदी होती है। पूरा घर एक बार फिर दुल्हन की तरह सजा होता है। चारों ओर सफ़ेद और गुलाबी फूल से घर सजाया जाता है। साथ ही साथ कुछ हरे रंग के भी फूल लगाए जाते हैं और सभी लोगों ने मेहंदी से मिलते जुलते कलर के कपड़े पहने होते हैं। सब कुछ बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा होता है। चारों ओर नाचने गाने की आवाज़ है और मेहमान भी मस्त होते हैं। बार बार बुआ दादी जो होती हैं पीहू देखकर कुछ ना कहती रहती हैं। कुछ औरतें पीहू को ना पहचानते हुए कहती हैं, और लड़कियां शादी के पहले पता नहीं आजकल के माँ बाप भी कैसे हैं जो शादी से पहले ही ससुराल भेज देते हैं। तो आरव और पीहू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुआ दादी बड़ी होती हैं, इसके लिए याद करके चुपचाप चली जाती हैं। शादी और अबिया बात सुन लेता है तो उसे गुस्सा आता है और वह खुद को नहीं रोक पाता और बुआ दादी को कहता है, दादी में बातें करते रहें तो काम भी बहुत अच्छा होता है। और नहीं है, उनकी तबीयत खराब, बाहर जाना पड़ा तो घर पर अकेली रह रही थी, इसलिए मम्मी पापा ने उसे यहाँ रखा है और वो इस घर की होने वाली बहू है। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, यह बात भी सही है कि अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात यहाँ ख़त्म हो
गई, पर बुआ दादी को ये अपना अपना अपमान लगता है, पर वो अभी चुप रहती है। इतने में खुशी आ जाती है तो पीहू और सेजल उससे गुस्सा होते हुए पूछते हैं, कहाँ थी इतने दिनों से? तो खुशी कहती है, किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पीहू पूछती है, अच्छा तो तेरा काम कैसा रहा? अब खुशी कहती है, बहुत अच्छा। यह बताओ, करण नहीं आया क्या? पीहू और सेजल उसके मज़े लेते हुए कहती हैं, अच्छा अच्छा, ठीक हो तो आती ही। फियोंसे की फिक्र हो रही है, दोस्तों की नहीं। तब खुशी कहती है, बताना थोड़ा अर्जेंट है। इस पर सेजल कहती है कि नहीं खुशी दी, अभी करण भैया नहीं आए हैं, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। तो पीहू को कुछ खटकता है तो वह खुशी को एक साइड ले जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ? करण और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? तो खुशी कहती, यार क्या बताऊँ, थोड़े दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा और इस बीच में करण को टाइम नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वह मुझसे बहुत नाराज़ है। तब खुशी, तो तुम मुझे हमेशा समझाती है काम और अपनों के बीच कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा कैसे कर सकती है? खुशी कहती है, मैं जानती हूँ यार, पर मैं क्या करूँ? इतना परेशान थी कि मैं गुस्से में से कुछ कह दिया और हमारा झगड़ा हो गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊँ कि क्योंकि ना तो बात कर रहा, मिलने पर आया। अरे सोचा सेजल की मेहंदी फंक्शन पर मिलेगा तो उससे मुझसे बात करूँगी, पर वो तो यहाँ भी नहीं आया। तब कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, वो आरव और सेजल का दोस्त कम भाई ज़्यादा है, इसलिए आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस तू तैयारी करके रख, उसे कैसे मनाना बाकी मुझ पर छोड़ दे। तो खुशी कहती है, तू ऐसा क्या करने वाली है? तो पीहू कहती है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? तो खुशी कहती, जान खुद से भी ज़्यादा है। ठीक है, आए तो मुझे बताना। दोनों वापस सब में शामिल हो जाती हैं। सब खूब नाच गाना होता है और सेजल के हाथों में रोहन के नाम की मेहंदी लग चुकी होती है। सब लोग डांस करने में मस्त होते हैं। तो सेजल और खुशी आरव और पीहू को डांस करने के लिए कहती हैं, दोनों ही मना करते हैं, बुआ दादी की वजह से फिर कोई तमाशा खड़ा कर देंगी। खुशी और सेजल नहीं मानते और दोनों को डांस फ्लोर पर जाकर खड़ा कर देते हैं। एक बहुत ही प्यारा गाना बजने लगता है जिस पर वह दोनों डांस कर रहे होते हैं। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छोड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। गाना दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उन्हें सब कुछ जब पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक की सारी यादें दिखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में खोए थे, क्यों पता ही नहीं चला। कब गाना खत्म हो गया और वह अलग हो जाते हैं। जैसे तैसे फंक्शन होता है लेकिन करण नहीं आता। क्यों नहीं आया सोचकर तो खुशी को चिंता होने लगती है। पीहू कहती है, तू टेंशन मत ले। इतने में आरव करण को देखकर बोलता है, ए करण, तू मुझे लगा तू नहीं आएगा। तब आया तो आ गया। तो करण खुशी की ओर देख कर कहते हैं, क्या करूं? एक तो तू ही है जो मुझे अपना समझता है, बाकी तो यहाँ कोई अपना है ही नहीं, इसलिए आना पड़ा। कुछ समझ जाते कि करण खुशी को टोंट कर रहा है। अपसेट हो गई तो खुशी एक रूम में चली जाती है। पीहू थोड़ा इधर उधर बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद करण से कहती, करण तुम्हें खुशी को देखा क्या? पता नहीं, अभी तो यही थी। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने देखा नहीं लगता है। और थोड़ी देर पीहू घबराते हुए करण के पास आती है और कहती है कि करण, खुशी का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा। ऊपर कमरे की तरफ गई थी लेकिन मैंने सब जगह देखा, वह मुझे कहीं नहीं दिखी। प्लीज़ कुछ तो करो। हमसे सब जगह ढूंढने लगता है। और इस पर करण टेरेस पर पहुंच जाता है। चारों ओर अंधेरा रहता है। तभी अचानक से लाइट जल उठती है और करण के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगती है। जैसे ही वह पलटता है तो खुशी उसके आगे घुटनों पर बैठे कान पकड़े हुए होती है। करण यह देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हो गई तुम्हारी नौटंकी।
तब खुशी कहती है, उसका हाथ पकड़कर, नौटंकी नहीं, प्यार करते हैं। समझ नहीं आता है, मान जाते हैं। फ़ोटो खींच लेती है। सब लोग नीचे चले जाते हैं। रात बहुत हो जाने के वजह से दादी बुआ सबको सोने बोल देती हैं। अगले दिन संगीत था। चारों ओर उसी की तैयारियां चल रही थी। खूब अच्छे से घर को सजाया गया। इसका वाइट अकॉर्डिंग और राइट रोज से घर को सजाया गया था, लेकिन दोनों कलर कॉम्बिनेशन से घर खूब अच्छा लग रहा था। चारों तरफ रेड मैरून कलर के पर्दे लगाए गए थे। भाई के साथ स्टेज बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। सरोज, तैयारियां खत्म होने वाली थी। शाम का समय हो गया। अब बारी थी संगीत शुरू होने की। सबसे पहले सेजल के मम्मी पापा ने डांस किया। उन्होंने इसके बाद में खुशी और करण ने डांस किया और इसके बाद में मुझे कुछ दोस्तों ने डांस किया। अब बारी थी आरव और पीहू की, जिसके अंदर एक एक्ट भी था जिसमें आरव रोहन बना हुआ था और पीहू सेजल बनी हुई थी। दोनों ने बहुत खूबसूरती से सेजल और रोहन के प्यार की दास्तां को यहाँ बताया था। यह देखकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन के पास में होता है, उसे प्यार से गले लगा लेता है और अब डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। अब आरव और पीहू की एक बार फिर तो पूरी दुनिया को भूलकर अपने डांस में मग्न हो जाते हैं। खैर, संगीत पार्टी खत्म होती है। अगले दिन शादी होती है, तो आज रात को सोने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि अगले दिन सेजल की विदाई होनी थी। इसलिए सब लोग उसके लिए पास सोए हुए थे। सब लोग बातें कर रहे थे। बुजुर्ग लोग सोने चले गए थे। ज़बरदस्ती करके बुआ दादी को भी भेज दिया गया था। अब सिर्फ हमारे कपल बचे हुए थे। सब एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए अपने अपने प्यार की दास्तां को याद कर रहे थे। तभी पीहू आरव से कहती है, सब कुछ इतना अच्छा था ना, हमेशा मम्मी पापा के साथ रहना था। तो आरव कहता है, तो अभी कौन सा तुम दूर जा रही हो, पास ही तो हो। जब मन करे चली जाया करना, मन करे उन्हें मिलने बुला लिया करना। तो पीहू धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं पहले क्या सोचती थी? तो आरव पूछता है, क्या सोचती थी? तो पीहू कहती है, मैं छोटी थी ना, तो मैं सोचती थी मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और अगर मुझे शादी करनी पड़ी तो घर जमाई ढूंढूंगी, ताकि मेरी मम्मी पापा से मुझे कोई दूर ना ले जा सके। उसके बाद में आरव कहता है, मैं तो अभी भी तैयार हूँ, अब बना लो घर जमाई। तो पीहू कहती है, तब मैं बच्ची थी, समझ नहीं थी रिश्तों की, पर अब है। तो आरव कहता है, बच्ची तो तुम अभी भी हो। इस पर पीहू मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग सोने चले जाते हैं। कल शादी जो है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा रोहन और सेजल की शादी की तैयारियां हो रही हैं बिना किसी विघ्न के। लेकिन क्या पीहू और आरव की शादी बिना विघ्न के हो पाएगी या नहीं? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।